नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यविष्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा। आज के इस महत्वपूर्ण भाग में हम समझेंगे उत्तराखंड जनपद सीरीज के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद पार्ट 3, जो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज के इस लेक्चर में हम उत्तराखंड जनपद सीरीज के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद भाग 3 में 3 महत्वपूर्ण स्थलों कसार देवी, फलसीमा और चंदेश्वर मंदिर के इतिहास, विज्ञान, ध्यान और पुरातत्व के आधार पर गहराई से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे कसार देवी से, एक ऐसा स्थल जो अपने विशिष्ट भूचुंबकीय क्षेत्र, ध्यान परंपरा और प्राकृतिक शांति के कारण शोधकर्ताओं, यात्रियों और साधकों सभी के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे फलसीमा और चंदेश्वर मंदिर की ओर, जहां पहाड़ी चट्टानों पर हमें मिलते हैं करीब 3000 साल प्राचीन मानव के पदचिन्ह। यह अवशेष हमें उस समय की संस्कृति, जीवन शैली और मानव विकास के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। दोस्तों, आज हम तीनों स्थलों की यात्रा के माध्यम से देखेंगे कि कैसे भूविज्ञान, पुरातत्व, ध्यान और स्थानीय इतिहास एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसे ये स्थान हमें अल्मोड़ा के प्राचीन अतीत को समझने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि कसार देवी में चुंबकीय शक्ति है, लेकिन हमारी पुराण और स्थानीय आस्था कहती है कि यहाँ देवी शक्ति है। दोस्तों, आज हम जानेंगे उस देवी के बारे में जिसके कारण इस पहाड़ को कश्यप पर्वत कहा जाता है। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति है वह माँ दुर्गा के छठे रूप माँ कात्यायनी की है। माँ कात्यायनी कसार नामक पहाड़ी पर विराजमान है, इसलिए स्थानीय लोग इन्हें प्यार और आदर से कसार देवी कहते हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि इनका नाम कात्यायनी क्यों पड़ा। दोस्तों, इनका नाम कात्यायनी इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऋषि कात्यायन की बेटी बनकर जन्मी थीं। यह वही जगह है दोस्तों जहां कात्यायनी मां ने अत्याचारी शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया था। और दोस्तों, मंदिर के बाहर जो बड़े बड़े चट्टान आज हमें देखने को मिलते हैं, लोग मान्यता है कि उन पर आज भी देवी के शेर के पंजों के निशान मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है जो नवंबर माह में पड़ता है और लोग इसे बड़ी कसार कहते हैं, मतलब इस मेले को बड़ी कसार कहते हैं। दोस्तों, अत्याचारी राक्षस से युद्ध करने के लिए मां कात्यायनी देवी ने कौशिकी रूप धारण किया था। और दोस्तों, स्कंद पुराण के मानसखंड में भी इस स्थान को कश्यप पर्वत कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ ऋषि कश्यप ने तपस्या की थी। और दोस्तों, कसार देवी में जो कसार शब्द आया है वो कश्यप का ही अपभ्रंश माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कसार देवी के परिचय और अवस्थिति के बारे में। तो दोस्तों, जो कसार देवी है वो अल्मोड़ा जनपद से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी काली मठ के पास में है। और दोस्तों, अभी हमने जैसे बात की थी कि कसार देवी का जो मंदिर है वो कश्यप पर्वत की चोटी पर स्थित है। और यदि हम बात करें दोस्तों भौगोलिक स्थिति के बारे में, इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र को क्रैंक्स रिज के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कसार देवी से हमें क्या क्या प्रागैतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, मंदिर के पीछे की चट्टानों पर प्रागैतिहासिक शैलचित्र हमें यहाँ प्राप्त होते हैं और यहाँ मुख्य रूप से दोस्तों नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पर नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। और रही बात दोस्तों यहाँ पर कितनी आकृतियाँ प्राप्त हमें हुई हैं, तो वैज्ञानिक जो मत है, प्रमुख पुरातत्वविद जो अग्रवाल और खड़कवाल का जो शोध है जो 1998 में पब्लिश हुआ था, इन्होंने 8 मानव आकृतियों के समूह की पुष्टि की है। जबकि जो कुछ अन्य स्रोत हैं दोस्तों वो 14 नर्तकों की संख्या की बात करते हैं। अब दोस्तों आगे बात करेंगे धार्मिक और पौराणिक महत्व। तो समर्पित देवी, जैसा मैं दोस्तों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वह मंदिर माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप को समर्पित है। और पुराणों में भी मैंने जैसे आपको दोस्तों अभी उल्लेख किया कि स्कंद पुराण के मानसखंड में भी क्षेत्र का वर्णन मिलता है और मान्यता है कि ऋषि कश्यप ने यहाँ तपस्या की थी। और दोस्तों, इस मंदिर में जो पूजा की जो परंपरा चली आ रही है वो 2री शताब्दी 2nd सेंचुरी
से मानी जाती है। दोस्तों, कसार देवी क्षेत्र अत्यधिक चुंबकीय शक्तिशाली भूचुंबकीय क्षेत्र हाई जियोमैग्नेटिक फील्ड के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो कसार देवी का क्षेत्र है ये वैन एलन बेल्ट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, ऐसी चर्चा हमें एक देश है पेरू की एक जगह है माचू पिच्चू, और उसी तरह इंग्लैंड की एक जगह है दोस्तों स्टोनहिंज में गिना जाता है। तो दुनिया में दोस्तों ये 3 क्षेत्र बताए जाते हैं जहाँ पर भूचुंबकत्व तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और पृथ्वी के वैन एनल बेल्ट के प्रभाव के क्षेत्र में आती है। दोस्तों, ऐसे कई किताबों में दावा किया जाता है और कसार देवी के बारे में भी यह लोकप्रिय मान्यता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि वैन एलन बेल्ट असल में है क्या। दोस्तों, यह धरती के बाहर अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर ऊपर ऊर्जावान कणों का एक घेरा होता है। इसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में ही रोक कर रखता है। यह बेल्ट खतरनाक रेडिएशन से भरी होती है। अगर यह धरती की सतह पर होती तो यहाँ जीवन संभव ही नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसा क्या है कसार देवी में कि यहाँ स्वामी विवेकानंद खींचे चले आए, हिप्पियों को इस जगह ने आकर्षित किया। तो हो सकता है संभावित कारण कि यहाँ पर भूचुंबकीय विसंगति हो, जियोमैग्नेटिक अनोमली यहाँ पर हो सकती है। दोस्तों हो सकता है कि इस पहाड़ी के नीचे कुछ खास खनिज हों या उसकी बनावट ऐसी हो कि यहाँ पृथ्वी का स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र आसपास की जगहों से थोड़ा अलग या ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। तो इसमें काफ़ी शोध की ज़रूरत दोस्तों अभी है। इस तरह के चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों मानव मस्तिष्क पर शांत प्रभाव पड़ता है, जिसमें ध्यान में मदद मिलती है। यह एक वास्तविक अनुभव है, लेकिन इसका नाम वैन एलन बेल्ट नहीं है, जैसे कई किताबों में इसकी चर्चा है, कई स्रोतों में इसकी चर्चा है और नासा की कोई आधिकारिक रिपोर्ट इसे प्रमाणित नहीं करती है। दोस्तों, यह संभव है कि कसार देवी में एक शक्तिशाली भूचुंबकीय क्षेत्र है जो ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है और इसी शांति के कारण स्वामी विवेकानंद और हिप्पियों को यहाँ पर आकर्षित किया। एक विशेष चुंबकीय ऊर्जावान क्षेत्र होने के कारण यह स्थान ध्यान, योग और मानसिक शांति के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। यह माना जाता है कि यहाँ मस्तिष्क की तरंगें बहुत जल्द शांत हो जाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, हमारे संस्थान द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा में गोल्यू सक्सेस बैच हर माह की 1 और 20 तारीख को शुरू होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारी इन ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचों में एडमिशन लेना चाहते हैं वे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9719668523। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास और प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो दोस्तों, जैसा आप स्वामी विवेकानंद के नाम से परिचित ही हैं, तो हिप्पी आंदोलन से पहले दोस्तों अभी हम आपको हिप्पी आंदोलन के बारे में भी समझाएंगे। तो हिप्पी आंदोलन से बहुत पहले 1890 में स्वामी विवेकानंद दोस्तों कसार देवी आए थे और उन्होंने दोस्तों यहाँ कसार देवी की गुफा में ध्यान किया था और उनको यहाँ एक विशेष आध्यात्मिक अनुभूति भी हुई थी। तो दोस्तों, आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद का शिकागो अमेरिका में दिया गया भाषण। तो दोस्तों, तारीख थी 11 सितंबर 1893 की वो तारीख थी दोस्तों। वहाँ दुनिया भर के धर्मगुरु अपने धर्म का बखान करने आए थे। तभी एक 30 साल का भारतीय सन्यासी भगवा वस्त्रों में मंच पर आया और जैसे ही अपने भाषण के पहले 5 शब्द बोले, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो दोस्तों, वे 5 शब्द थे, अमेरिका के भाइयों और बहनों। तो दोस्तों,
उन्होंने जो अपने भाषण की शुरुआत की थी दोस्तों, अमेरिका के भाई और बहनों, आपने जिस स्नेह और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उससे मेरा हृदय भर आया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा सनातन धर्म की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की ओर से धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, ये थी शुरुआती लाइनें स्वामी विवेकानंद के भाषण की, जो उन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में दिया था। और इसी भाषण ने पश्चिम की सोच पूरी तरह से बदल गई। जो इसको सांप सपेरे का देश कहते थे, अब वो इसकी दार्शनिक फिलॉसफी से पहली बार परिचित हुए थे दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों हिप्पी आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों, हिप्पी आंदोलन 1960 से 70 के दशक में शुरू हुआ था और यह क्षेत्र पश्चिमी देशों के हिप्पियों का प्रमुख केंद्र था। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हिप्पी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। एक्चुअली दोस्तों, जो हिप्पी शब्द है दोस्तों, ये अंग्रेजी का एक स्लैग है। और दोस्तों, हिप का अर्थ होता है जागरूक होना या जानकार होना। तो दोस्तों, जब 1960 में नई युवा पीढ़ी ने वहाँ विद्रोह किया, मतलब अमेरिका में विद्रोह किया, तो मीडिया ने उन्हें हिप्पी कहना शुरू किया। एक्चुअली दोस्तों, हिप्पियों ने विरोध क्यों किया, हिप्पी आंदोलन क्यों शुरू हुआ, तो थोड़ा सा इसके थोड़े बैकग्राउंड में हम जाएंगे दोस्तों। ज़्यादा डीप तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया इसमें दे देते हैं हिप्पी आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों, इस आंदोलन के उदय के पीछे उस समय का जो प्रमुख कारण था दोस्तों, वो सामाजिक और राजनीतिक असंतोष था। एक्चुअली दोस्तों, उसमें हुआ क्या था, इसका सबसे बड़ा कारण था दोस्तों, अमेरिकी सरकार युवाओं को अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती कर रही थी और युवाओं ने हिंसा का हिस्सा बनने से उस समय दोस्तों इनकार कर दिया था। अब दोस्तों, अमेरिकन सरकार वहाँ के युवाओं को उस समय सेना में जबरदस्ती ड्राफ्ट क्यों कर रही थी, क्यों जबरदस्ती उनको भर्ती कर रही थी, तो एक्चुअली उसकी जड़ें जाती हैं दोस्तों वियतनाम युद्ध में। एक्चुअली जो वियतनाम वॉर हुआ वो 1955 से 75 के बीच हुआ था दोस्तों। और इसमें हुआ क्या था दोस्तों, उस समय 1955 में जब वियतनाम ने अपने देश से फ्रांस को बाहर निकाला ही था कि वियतनाम गृह युद्ध की चपेट में आ गया दोस्तों। और उस समय वियतनाम में 2 तरह के नेता थे। एक नेता का नाम था दोस्तों हो ची मिन्ह, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता थे और इनको सोवियत संघ और चीन का समर्थन प्राप्त था। और ये सोवियत के इनका जो वर्चस्व था दोस्तों वो उत्तर में था। और दूसरे नेता जो थे दोस्तों, उनका नाम था बाओ दाई। ये कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी थे और अमेरिका को इनको समर्थन प्राप्त था। और इनका जो वर्चस्व था वो वियतनाम के दक्षिण में था। और दोस्तों, इन दोनों नेताओं को पूरा देश चाहिए था और इसी वजह से दोस्तों वियतनाम गृह युद्ध की कगार में पहुंच गया दोस्तों उस समय। अब दोस्तों, जैसे ही वियतनाम गृह युद्ध के कगार में खड़ा हो गया, तो लड़ाई को रोकने के लिए दुनिया के जो बड़े देश थे, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड के जिनेवा शहर में दोस्तों मिले और वहाँ दोस्तों एक समझौता कराया गया। और दोस्तों, उसमें क्या फैसला हुआ, तो उन्होंने वियतनाम से कहा, मतलब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम से कहा, अभी के लिए लड़ाई मत करो, देश को बीच में आधा आधा बांट लेते हैं। दोस्तों, इस पर सहमति बनी और एक लाइन खींची गई जिसे 17वीं यानी कि 17 समांतर रेखा कहा गया दोस्तों। और इसमें यह भी शर्त रखी गई कि बाद में यहाँ पर चुनाव करा लिए जाएंगे और चुनाव के बाद पूरे वियतनाम का क्या किया जाएगा, एकीकरण कर दिया जाएगा। ये जिनेवा समझौते की शर्त थी दोस्तों। और कहा गया कि 1956 में पूरे देश में चुनाव होंगे
और उसके बाद जनता जिसको सत्ता सौंपेगी वही पूरे वियतनाम में शासन करेगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, लेकिन जो हो ची मिन्ह थे, जो उत्तरी वियतनाम के नेता थे, और इनकी जो पकड़ थी पूरे वियतनाम में उत्तर और दक्षिण दोनों जगहों पर थी। जब ये वहाँ शासन कर रहे थे उत्तरी वियतनाम में, तो इन्होंने बड़े बड़े अमीरों की ज़मीनों या ज़मींदारों की ज़मीनों को गरीब में बांट दिया था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। और दक्षिण में भी इनका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। मतलब दक्षिण वियतनाम भी इनका फैंड फ्लोइंग हो रही थी, जनता इनके पक्ष में हो रही थी। और वो दक्षिणी वियतनाम की जो जनता थी वो अपने ही राजा के खिलाफ थी। तो दिक्कत क्या थी दोस्तों, अब जो हो ची मिन्ह थे ये कम्युनिस्ट थे। और अभी दोस्तों जिनेवा समझौता मैंने बताया था कि हुआ था 1956 में, जिनेवा समझौता हुआ था। लेकिन जो ये हो ची मिन्ह थे ये कम्युनिस्ट थे और अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं था कि जनता अपनी मर्जी से एक कम्युनिस्ट नेता को चुन ले। तो दोस्तों यदि उसमें चुनाव हो जाते, जैसे कि उसमें कहा गया कि हम चुनाव कराएंगे 1956 में, और यदि अगर चुनाव हो जाते तो यहाँ पर हो ची मिन्ह की जीत तय थी दोस्तों। और इससे अमेरिका को ये डर था कि वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश बन जाता। मतलब अमेरिका को डर था कि वियतनाम क्या बन जाएगा, एक कम्युनिस्ट देश बन जाएगा यदि हमने यहाँ फेयर इलेक्शन यहाँ पर करा दिए। अमेरिका दक्षिणी वियतनाम के नेता पहले, अब वहाँ पर जो नए नेता आ गए थे दक्षिण में, दीम आ गए थे, उन्होंने कहा कि अब हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका के कहने पर दक्षिणी वियतनाम के नेता ने कहा कि अब हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था, और तर्क क्या दिया दोस्तों, उन्होंने कहा कि उत्तरी वियतनाम में कम्युनिस्ट तानाशाही है और वहाँ के लोग आज़ादी से वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए जब तक वहाँ लोकतंत्र नहीं आ जाता पूरे देश में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। दोस्तों ये बात अमेरिका के कहने पर दक्षिणी वियतनाम के नेता दीम ने कही। लेकिन सच्चाई दोस्तों कुछ और थी। यह सिर्फ एक बहाना था ताकि वे अपनी हार को टाल सकते थे, क्योंकि मैंने पहले ही दोस्तों बता दिया कि वहाँ पर हो ची मिन्ह के जीतने के 80% से ज़्यादा आधार थे। और दोस्तों सिर्फ ये एक बहाना था कि उत्तरी वियतनाम कम्युनिस्ट है। एक्चुअली दोस्तों वो अपनी हार को टालना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि दक्षिणी वियतनाम एक अलग देश बना के रख सकें। ये अमेरिका चाहता था। अब दोस्तों जो उत्तरी वियतनाम था वो अब समझ गया था कि बातचीत से अब देश एक नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसलिए जो उत्तरी वियतनाम था उसने सीधे सेना नहीं भेजी, उन्होंने दक्षिणी वियतनाम में अंदर में विद्रोह बहुत भड़का दिया। मतलब जंगल के रास्ते, वियतनाम के दंगों के रास्ते दक्षिण में बहुत ज़्यादा वेपन, हथियार सप्लाई किए, क्योंकि जनता तो उत्तरी वियतनाम के जो नेता थे उन्हीं के पक्ष में थी। और दूसरी इसी बात पर अमेरिका की वियतनाम में दोस्तों एंट्री हो गई और अमेरिका ने अपनी 5 लाख की सेना दोस्तों उस समय वियतनाम में उतार दी। अब दोस्तों आपके मन में बात आ रही होगी कि अमेरिका दक्षिणी वियतनाम का सपोर्ट क्यों कर रहा था। एक्चुअली इसमें दोस्तों अमेरिका का आर्थिक हित था। अमेरिका चाहता था कि दुनिया के दरवाजे खुले रहें ताकि उनकी कंपनियां अपना सामान बेच सकें और वहां से कच्चा माल ले जा सकें। और जैसे ही दोस्तों कोई देश कम्युनिस्ट बनता है तो वह अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे बंद कर लेता था और वह अमेरिका के व्यापार, फिर वहाँ अमेरिका व्यापार भी नहीं कर सकता था। अगर पूरी दुनिया कम्युनिस्ट हो गई तो अमेरिका अपना सामान किसे बेचेगा, उसकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी।
और उसको लगता था यदि वियतनाम यदि कम्युनिस्ट हो गया तो उसके आसपास के थाईलैंड, कंबोडिया, ये तमाम देश भी कम्युनिस्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से अमेरिका वियतनाम के युद्ध में कूद पड़ा था दोस्तों। अब दोस्तों जैसे ही अमेरिका की वियतनाम में एंट्री हुई एज ए युद्ध के रूप में, तो दोस्तों अमेरिका को समझ में ही नहीं आया कि उसका दुश्मन कौन है। वो जिसे बचाने आए थे दोस्तों वही उनको मार रहे थे। मैंने दोस्तों पहले ही बताया कि जो दक्षिणी वियतनाम का राजा की सोच अलग थी, वो अलग देश चाहता था, दक्षिणी वियतनाम चाहता था, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो अपने राजा दीम से घृणा करती थी, वो सपोर्ट करती थी उत्तरी वियतनाम का। तो दोस्तों 1956 में चुनाव रुकने का नतीजा यह हुआ कि अमेरिका एक ऐसे युद्ध में कूद पड़ा जो 20 साल चला और जिसमें उसकी बुरी तरह हार हुई। तो दोस्तों तकनीकी रूप से भले ही अमेरिका श्रेष्ठ था, लेकिन जिस तरह से वियतनाम के जंगलों में गुरिल्ला युद्ध लड़ा गया, अमेरिका उसे पार नहीं पा सका। और दोस्तों अमेरिका में खुद घरेलू विद्रोह के कारण अमेरिका ने 1973 में अपनी सेना को वापस बुला लिया। और उस समय दोस्तों अमेरिका के लगभग 58,000 के सैनिक के आसपास अमेरिकन सैनिक वियतनाम युद्ध में मारे गए और लाखों वियतनाम सैनिक भी मारे गए। तो दोस्तों अमेरिका की स्पष्ट रणनीतिक हार थी। और 1975 में दोस्तों भी उत्तरी वियतनाम ने जो दक्षिणी वियतनाम की राजधानी थी साइगोन में कब्जा कर लिया और वियतनाम एक एकीकृत कम्युनिस्ट देश बन गया दोस्तों। और जो दोस्तों जिस समय वियतनाम वॉर चल रहा था तब अमेरिकन सरकार कॉलेज के छात्रों को या युवाओं को जबरदस्ती सेना में भेजना उसने शुरू किया था। और तब दोस्तों वहाँ के युवाओं ने उसमें भर्ती पत्र उन्होंने जला दिए और उन्होंने अमेरिकन सरकार का विरोध किया, क्योंकि वहाँ की जनता जानती थी कि वियतनाम से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो हिंसा नहीं चाहते थे दोस्तों। अमेरिकन युद्ध, जिनको बाद में हिप्पी कहा गया, उन्होंने अमेरिकन सरकार का सपोर्ट करने से मना कर दिया। अब दोस्तों वियतनाम युद्ध की भीषण हिंसा और अमेरिका में युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती ने वहाँ के युवाओं को दोस्तों तोड़ दिया और वे शांति की तलाश में अपना देश छोड़कर इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग कनाडा चले गए और ज़्यादातर लोग भारत की तरफ आए और भारत की ओर। और फाइनली इनका जो लास्ट डेस्टिनेशन था दोस्तों कसार देवी तक दोस्तों पहुंच गए। और इन्हीं लोगों को दुनिया में दोस्तों हिप्पी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जिस रूट के थ्रू आए ये हिप्पी लोग भारत में, और भारत में ऋषिकेश हो गया, वाराणसी हो गया, जितनी भी धार्मिक जगह ये वहाँ पर गए, यहाँ की फिलोसफी को जाना, यहाँ के अध्यात्म को जाना। अब ये जिस रास्ते दोस्तों हिप्पी लोग यहाँ पर आए, मतलब वहाँ के युवा अमेरिकन जिनको हम हिप्पी कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। ये अपनी सरकार के साथ नहीं थे दोस्तों उस समय, और ये अलग सोच के व्यक्ति थे। ये शांति चाहते थे अपने देश में, ये हिंसा से दूर रहना चाहते थे। तो इन्होंने, क्योंकि अमेरिकन सरकार ने दोस्तों इसमें जेल की सज़ा भी रखी थी 5 साल, और भारी जुर्माना लिखा था कि जो लोग, ये कंपल्सरी था आर्मी में भर्ती होना अमेरिका में, तो इन लोगों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। अब इन्होंने जो रूट पकड़ा दोस्तों, यह पश्चिमी यूरोप से होते हुए तुर्की आए और तुर्की से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत होते हुए नेपाल तक ये लोग जाते थे। और दोस्तों मैंने जैसे अभी आपको हिप्पी ट्रेल के बारे में बताया कि ये पश्चिमी यूरोप से होते हुए तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक पहुँचे और दिल्ली, वाराणसी, गोवा, अल्मोड़ा के कसार देवी इनके पसंदीदा पड़ाव थे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हिप्पी लोग थे ये वहाँ के पश्चिम के भौतिकवाद और युद्ध से तंग आ गए थे और शांति और आध्यात्मिकता की तलाश में ये
निकल पड़े थे दोस्तों। तो दोस्तों 1960 और 70 के दशक में अमेरिका यूरोप के लोग अपने देशों की भागदौड़ और युद्ध से परेशान होकर शांति और आध्यात्म की तलाश में वे भारत आए, और इन्हीं लोगों को दोस्तों हिप्पी कहा जाता है। और कसार देवी, जो कसार देवी की मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ, इसका जो हिप्पी का जो लिंक है वो कसार देवी से है। और कसार देवी पूरी पहाड़ी को विदेशियों ने क्रैंक रिज नाम दिया। और दोस्तों क्रैंक का मतलब होता है सनकी या अलग सोच वाला, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के कलाकार, लेखक और विचारक आकर दोस्तों आकर कसार देवी में रहने लगे। तो दोस्तों आपको ये लिंक समझ में आया होगा कि हिप्पी आंदोलन का कसार देवी से क्या लिंक है। तो दोस्तों जब अमेरिका वियतनाम युद्ध में व्यस्त था, तो दोस्तों ये दिग्गज शांति की तलाश में कसार देवी आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बॉब डिलन की। उसके बाद यहाँ पर आई टिमोथी लेरी, कैट स्टीवंस, जॉर्ज हैरिसन, D.H. लॉरेंस, अल्फ्रेड सोरेनसन, इनको सुनीता बाबा के नाम से भी जाना जाता है, लामा अनगारिका गोविंदा और अल बुस्टर। तो दोस्तों ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में दिग्गज थे। अब हम सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बॉब डिलन के बारे में। तो दोस्तों ये बॉब डिलन ये अमेरिका के थे और दुनिया के सबसे महान गीतकार और गायक भी थे। और दोस्तों बॉब डिलन को 2016 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था दोस्तों। तो बॉब डिलन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? 2016 में मिला था दोस्तों। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको 2016 में मिला था। तो दोस्तों ये भी 1960 के दशक के अंत में अपनी प्रसिद्धि और शोर शराबे से तंग आ गए थे और शांति की तलाश में कसार देवी आए। माना जाता है कि यहाँ की शांति ने उन्हें संगीत को प्रभावित किया, यहाँ की शांति ने उनके संगीत को प्रभावित किया। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों टिमोथी लेरी का नाम दोस्तों आपने सुना होगा। तो ये जो साधारण लोग नहीं थे, जो भी लोग ये आए अमेरिका से उस समय जब हिप्पी आंदोलन चल रहा था और शांति की खोज में जब ये भारत आए, जैसे मैंने अगला ये नाम लिया टिमोथी लेरी का। दोस्तों ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे और अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने इन्हें अमेरिका का सबसे खतरनाक आदमी कहा था। और जब इन्हें अमेरिका से भागना पड़ा था और इन्होंने भी दोस्तों कसार देवी में शरण ली थी और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने नंगे पैर चलकर चेतना के नए नए प्रयोग भी किए थे दोस्तों। कई लोग कहते भी हैं कि टिमोथी लेरी को कसार देवी के जंगलों में दौड़ता हुआ देखा जाता था। अब बात करते हैं दोस्तों कैट स्टीवंस की। दोस्तों अब बात करते हैं। अब दोस्तों कैट स्टीवंस ये ब्रिटेन के थे और माने जाने पॉप सिंगर थे और ये भी अपनी आध्यात्मिकता की यात्रा के दौरान यहाँ कसार देवी आए थे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों जॉन हैरिसन की। तो जॉन हैरिसन दोस्तों ये ब्रिटेन के थे और दुनिया के सबसे मशहूर बैंड द बीटल्स के कोई लीड करते थे और ये गिटारिस्ट भी थे और ये भारतीय संगीत, रविशंकर और आध्यात्मिकता के बहुत बड़े दीवाने थे दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों D.H. लॉरेंस की। तो दोस्तों ये ब्रिटेन के महान उपन्यासकार थे दोस्तों और लेकिन ये दोस्तों हिप्पी आंदोलन से पहले यहाँ आए थे। 1920-30 के दशक में यहाँ पर आए थे। 1920 के आसपास ये यहाँ पर आए थे। उसके बाद जो बहुत बड़ा नाम आता है दोस्तों अल्फ्रेड सोरेनसन, सुनीता बाबा का नाम आता है। ये डेनमार्क के रहने वाले थे और दोस्तों ये 1930 के दशक में कसार देवी आए थे। मतलब हिप्पी आंदोलन से ये पहले आ गए थे।
और इन्होंने दशकों तक कसार देवी में मौन साधना दोस्तों की थी। और हिप्पी और पश्चिमी यात्री इनको अपना, सुनीता बाबा को क्या मानते थे, अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। जो पश्चिमी यात्री आते थे, हिप्पी और पश्चिमी यात्री जो भी वेस्टर्न से यहाँ आते थे कसार देवी, वो लोग सुनीता बाबा को अपना क्या मानते थे, आध्यात्मिक गुरु मानते थे। उसके बाद दोस्तों अगला नाम आता है लामा अनगारिका गोविंदा का नाम आता है। दोस्तों ये जर्मनी मुल्क के थे और बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, लेखक और बहुत बड़े चित्रकार थे। इन्होंने दोस्तों कसार देवी में अपना आश्रम भी बनाया और तिब्बती बौद्ध धर्म को पश्चिम में पहुंचाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी दोस्तों, लामा अनगारिका गोविंदा की। और दोस्तों अगला नाम आता है अल बूस्टर का नाम आता है दोस्तों। ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध चित्रकार और लेखक थे और ये भी 1930 के दशक में कसार देवी आए थे, क्रैक सिरिंज पहाड़ी पर आए थे। और ये डियाज लॉरेंस जो हैं इनके क्या हैं, मित्र थे दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दिया कि हिप्पी आंदोलन, हिप्पी क्या है और हिप्पी आंदोलन कैसे शुरू हुआ और कौन कौन से दिग्गज लोग कसार देवी आए। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि इनमें से किसको नोबेल पुरस्कार मिला है। आपका ऑप्शन है बॉब डिलन, टिमोथी लेरी, अल्बुस्टर और डियाज लॉरेंस। आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स पर टाइप करना है दोस्तों। तो दोस्तों हम अगले प्रागैतिहासिक स्थल की अब बात करेंगे दोस्तों। हम बात करेंगे फल सीमा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बनेगा, फल सीमा प्रागैतिहासिक स्थल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। दोस्तों फल सीमा जो प्रागैतिहासिक स्थल है वो दोस्तों किस जिले में स्थित है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और जो दोस्तों ये फल सीमा जो प्रागैतिहासिक स्थल है यह किस नदी घाटी में है दोस्तों, श्योल नदी घाटी में स्थित है। और दोस्तों अल्मोड़ा के बड़ी छन्ना जाने वाली सड़क पर काली मठ के पास यह पुरातत्व स्थल क्या है दोस्तों, मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ऐतिहासिक महत्व की बात करते हैं। फल सीमा उत्तराखंड के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थलों में से एक है। यह क्षेत्र आदि मानव की प्रारंभिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। और यहाँ से दोस्तों हमें क्या क्या मिले हैं, एक तो फल सीमा से हमें शैलचित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों, और दूसरे हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं कपमार्क। और दोस्तों जो शैलचित्र हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं वो यहाँ के जो गुफाएं हैं फल सीमा में, उस समय प्रागैतिहासिक मानव द्वारा कौन से रंग का प्रयोग किया गया था दोस्तों, गेरुए लाल रंग का प्रयोग चित्रों को बनाने में किया गया था दोस्तों। और दोस्तों परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर योग मुद्रा में मिली मानव आकृतियाँ हैं। यह उत्तराखंड की योग परंपरा में सबसे पुराने पुरातात्विक प्रमाणों में से एक माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षाओं के लिए कि उत्तराखंड के किस एकमात्र प्रागैतिहासिक स्थल से मानव आकृतियों को योग मुद्रा में दिखाया गया है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए, उत्तराखंड के किस एकमात्र प्रागैतिहासिक स्थल से मानव आकृतियों को योग मुद्रा में दिखाया गया है। तो दोस्तों मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फल सीमा के जो शैलाश्रय हैं उसमें योग मुद्रा के अलावा यहाँ पर नित्य मुद्रा में भी मानव आकृतियों के समूह मिले हैं दोस्तों। उसके अलावा जो दोस्तों यहाँ पर मिले हैं कम मार्क्स, जिसको यहाँ पर स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, ओखली कहते हैं। फल सीमा के शैलचित्रों के अलावा महापाषाणीय संस्कृति के प्रमाण भी दोस्तों यहाँ मिले हैं। महापाषाणीय संस्कृति के प्रमाण भी दोस्तों यहाँ मिले हैं। और यहाँ दो अलग अलग चट्टानों में दो कप मार्क्स यानी कि प्यालीनुमा गुड्डे भी यहाँ पर प्यालीनुमा गड्ढे भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यह दिखाता है कि यह क्षेत्र पाषाण काल से लेकर महापाषाण काल तक मानव गतिविधियों का बहुत बड़ा क्या रहा था दोस्तों, केंद्र रहा था। तो
यहाँ पर क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि फलसीमा के शैलाश्रयों में मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा, गहरा लाल, कथई रंग या गेरुआ रंग आप कह सकते हैं इसको। इस रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, फलसीमा शैलाश्रयों में योग मुद्रा के अलावा मानव को और किस मुद्रा में चित्रित किया गया है। योग मुद्रा के अलावा मानव को और किस मुद्रा में चित्रित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और अगला क्वेश्चन आपको जो दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि फलसीमा में मिले कफ मार्क की संख्या कितनी है। तो यहाँ से दोस्तों कितने कम मार्क्स मिले हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आप ध्यान से सुने कि निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन चुनें। पहला कथन दोस्तों, फलसीमा कोसी नदी के तट पर है। दूसरा, यहाँ के मानव आकृतियाँ योग मुद्रा में प्राप्त हुई हैं। तीसरा, यहाँ चित्रित धूसर निर्माण मिले हैं। तो दोस्तों इसमें से सही कथन कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो फलसीमा है ये अल्मोड़ा जिले में पड़ता है, शिवाल नदी घाटी पर है। सबसे बड़ी पहचान यहाँ पर योग मुद्रा की है दोस्तों, और अन्य साक्ष्य यहाँ पर नृत्य आकृतियाँ और 2 कम मार्क्स भी दोस्तों यहाँ पर मिले हैं। तो ज़्यादा दोस्तों इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनने की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चंदेश्वर मंदिर दोराहाट। तो दोस्तों यहाँ से कितने कम मार्क्स मिले हैं दोस्तों, 200 कम मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों दोराहाट को क्या कहा जाता है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है। और ये जो चंदेश्वर मंदिर है दोस्तों ये किस जिले में है, अल्मोड़ा जिले में है। यहाँ इतिहास से भी पुराना महापाषाण काल का खजाना मौजूद है। अब दोस्तों यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात बनती है परीक्षा के लिए कि चंदेश्वर मंदिर के ठीक पास एक विशाल और ढलानदार चट्टान की सतह पर सैकड़ों कम मार्क्स या उंगलियां मिली हैं दोस्तों। और ये चंदेश्वर मंदिर के ठीक पास में जो ढलान पहाड़ी पर जो कम मार्क मिले हैं इनकी सबसे पहले खोज किसने की थी दोस्तों, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन कम मार्क का विवरण सबसे पहले 1877 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद GH कार्नाग ने दिया था। परीक्षा के लिए दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि चंदेश्वर मंदिर के पास एक विशाल और ढलानदार चट्टान के स्तर पर किसने कम मार्क्स खोजे दोस्तों, GH कार्नाग ने खोजे दोस्तों। और दोस्तों ये कम मार्क्स एक नहीं 200 कम मार्क्स दोस्तों यहाँ पर खोजे गए हैं, एक विशाल समूह कम मार्क्सों का। और दोस्तों और ये कम मार्क्स भी 12 समांतर पंक्तियों में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दोस्तों उकेरे गए हैं। समर्पित देवता नाम से स्पष्ट है कि यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव, चंदेश्वर महादेव यानी भगवान शिव को समर्पित है, यदि हम मंदिर की बात करें दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर निर्माण और कला शैली, इसकी बनावट और शैली को देखते हुए इतिहासकार 2 संभावना बताते हैं। जो सबसे ज़्यादा संभावना है दोस्तों चंदेश्वर मंदिर की, यह कत्यूरी राजवंश के शासकों ने 11वीं से 12वीं सदी के आसपास बनाया था, क्योंकि दोराहाट के दोस्तों ज़्यादा मंदिर इन्हीं के काल के हैं, कत्यूरियों के काल के हैं। इसलिए ये संभावना व्यक्त की जाती है कि चंदेश्वर मंदिर का निर्माण भी कत्यूरी राजवंश के शासकों द्वारा किया गया हो। अब किस शासक द्वारा किया गया इसका हमें सही जवाब इतिहास किताबों में नहीं मिलता दोस्तों। दूसरी संभावना दोस्तों बताई जाती है यह है कि बाद में चंद राजाओं ने इसको बनाया होगा या इसका जीर्णोद्धार रिपेयरिंग करवाई होगी दोस्तों। और दोस्तों यह नागर शैली में बना हो, पूछा जा सकता है कि चंदेश्वर में जो मंदिर बना है वो किस शैली में बना है, नागर शैली में बना है। और दोस्तों उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर किस शैली में बने हैं, नागर शैली में ही बने हैं, जिनकी पहचान क्या होती है दोस्तों, घुमावदार शिखर होता है। और क्योंकि वो पहाड़ों में बना है इसलिए इसको हिमालयी नागर शैली भी कहा जाता है, क्योंकि पहाड़ों में ये बना है मंदिर इसलिए इसमें थोड़ा सा हिमालयी टच आता है, तो इसको हिमालयी नागर शैली भी कहा जाता है। लेकिन जो मूल शैली है दोस्तों नागर शैली ही है, क्योंकि वो पहाड़ों में बना है इसलिए इसे हिमालयी नागर शैली भी कहा जाता है। राजवंश के आधार पर इसे
कत्यूर शैली भी कह दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा संभावना दोस्तों इस चंदेश्वर मंदिर को जिन्होंने बनाया होगा वो कत्यूरों की राजाओं द्वारा बनाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि द्वाराहाट के ज़्यादा मंदिर कत्यूरों के काल के ही बने हैं। इसीलिए इस शैली को कई बार क्या कहा दिया जाता है, कत्यूरी शैली भी कह दिया जाता है। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चंदेश्वर मंदिर कहाँ है? चंदेश्वर मंदिर द्वाराहाट अल्मोड़ा। इसकी दोहरी पहचान क्या है दोस्तों? एक तो यहाँ पर ऐतिहासिक शिव मंदिर है ही, साथ में दूसरी जो पहचान है यहाँ पर प्रागैतिहासिक कब मार्क दोस्तों मिले हैं, अभी हमने चर्चा की। और कब मार्क के खोजकर्ता दोस्तों कौन है? रेविड कर्नाक है। इसको आप जोड़ याद कर लीजिएगा परीक्षा के लिए। खोज का वर्ष 1877 बहुत महत्वपूर्ण है कि रेविड कर्नाक ने चंदेश्वर मंदिर के पास की ढलान वाली पहाड़ी में कब मार्क कब खोजे? 1877 में खोजे दोस्तों। और सबसे खास बात यहाँ क्या है? 200 कम मार्क जो 12 समंदर पंक्तियों में बटे हुए हैं दोस्तों, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। पहला क्वेश्चन है आपको कि चंदेश्वर मंदिर के पास मिले महापाषाण का मार्ग की खोज सबसे पहले किसने की थी? और दोस्तों ये पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि रेविड कर्नाक ने चंदेश्वर मंदिर में कब मार्ग की खोज किस वर्ष में की थी? ये दूसरा क्वेश्चन का आपको टाइप करना है। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है दोस्तों, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, कि चंदेश्वर मंदिर के पास मिले कब मार्क्स ओखलियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन को जो जवाब आपको देना है दोस्तों, कि चंदेश्वर मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से किस शैली का से निर्मित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे लास्ट में पूछ रहा हूँ कि चंदेश्वर मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किस राजवंश के काल में जोड़ा जाता है? कि चंदेश्वर मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किस राजवंश के काल से जोड़ा जाता है? तो इन सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स पर टाइप करें। तो यदि आप सभी का आंसर टाइप करते हैं तो मैं आपके आंसर को दोस्तों जरूर पढ़ूंगा। और अब दोस्तों यदि अंतिम बारी आती है तो दोस्तों यह था आज का लेक्चर। तो दोस्तों एक बात बहुत साफ है, आप अगर यहाँ तक वीडियो देख कर पहुँचे हैं तो आप उन चुनिंदा विद्यार्थियों में से हैं जो खुद को वास्तव में बदलने की क्षमता रखते हैं। और ऐसे विद्यार्थियों के लिए द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा सिर्फ एक चैनल नहीं, एक एडवांस लर्निंग कम्युनिटी है। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ हर आने वाला वीडियो आपके प्रतिस्पर्धियों को हराने वाली रियल नॉलेज लेकर आता है। और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अगला जरूरी टॉपिक मिस होते ही आप उनसे एक कदम पीछे चले जाएंगे। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वे अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि मैं जल्द ही अल्मोड़ा पार्ट 4 लेके आऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो पहले देखने वालों में से हों, बाकियों की तरफ पीछे छोड़ने वालों में नहीं। मैं हूँ दोस्तों, मैं हूँ आर्यविष्ट, आपका मेंटर। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय देवभूमि। न्याय के देवता गुरुदेवता आप पर और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।